नाइट्रोजन की मात्रा दी गई है 2.5%। नाइट्रोजन की मात्रा 2.5%। तो अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को ज्वाइन करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल को अपने दोस्तों से भी शेयर कराइए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए और अपने जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए, तैयारी बनाइए। अपने लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस, सुपर टीटी, ठीक, या फिर पीसीएस, जितने भी वनडे एग्जाम होंगे उन सभी में कहीं कहीं ये आप सभी को बेहतरीन मौका, बेहतरीन चीजें प्रोवाइड कराएगा हमारा क्लास। दोस्तों बस आप हम पे विश्वास करिए, हमारे क्लास को शेयर करते रहिए, क्लास से जुड़े रहिए। तो बात हो रही है कि प्रोटोप्लाज्म में मीन्स जीव द्रव्य में 4 तत्व पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में 4 तत्व पाए जाते हैं। जैसे कहा गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इसमें 76% होगा, कार्बन 10.5% होगा, हाइड्रोजन 10% होगा और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी इसमें 2.5% होगी। तो मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, ठीक। तो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य को जेई पुरकिंजे ने 1839 में बताया गया कि एक क्लियर कलरलेस स्लाइटली ट्रांसलूसेंट जेली लाइक विस्कस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। मीन्स कहा गया है एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजनयुक्त पदार्थ होता है। हक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार बताया। हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया। प्रोटोप्लाज्म के 2 भाग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, मींस कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है और केंद्रक द्रव्य सेल में मींस कोशिका में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। केंद्रक की खोज 1831 या 33 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा बताई जाती है, ठीक है। तो कैसे लगी क्लास जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, क्लास को, वीडियो को आगे दोस्तों तक भी पहुंचाने का प्रयास करिए। ऐसी जानकारी की चीजें छोटी छोटी वन लाइनर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। दोस्तों अगली जानकारी प्रोटोप्लाज्म के बारे में कहा जाए तो प्रोटोप्लाज्म एक तरह से फ्लूइड है, द्रव पदार्थ है। तो कहा जा रहा है कि प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य का, नोट करते रहिए, जीव द्रव्य का 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य का 80% भाग क्या होता है, द्रव, जल होता है। याद करिए प्रोटोप्लाज्म का 80% भाग क्या होता है, जल होता है। फिर अगली जानकारी, जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है, देखिए परीक्षा में कुछ पता नहीं रहता है क्या पूछा जाएगा। हम लोग कुछ रटी रटाई चीजें तैयार करके जाते हैं और पता चलता है पूछा नहीं जाता है, तैयारी हमारी वहां अधूरी हो जाती है। तो सारी चीजों को तैयार करिए, क्या कुछ भी पूछ लिया जाए आप इससे अपडेट रहिए। जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात जो बताया गया है 19:81, ठीक है। 19:81, ठीक। इसके देखिए ये याद है, कभी चेंज करके पूछ ले, अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात इस आर्डर को बदल दीजिए आप, 81 क्या कर दीजिए, तब 81:19 कर दीजिए, 81:19 कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर तो ये इतनी सारी चीजें
आपके प्रोटोप्लाज्म से संबंधित थी, जीव द्रव्य से संबंधित बताई थी। ठीक है, आगे और क्या चीजें कही जा रही हैं? सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की जानकारी लेते हैं। आगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ठीक, सेल का संरचनात्मक व्यवस्था, सेल की संरचनात्मक व्यवस्था। तो जैसे ये जाना गया कि सेल में मुख्यतः 3 चीजें, एक क्या है? कोशिका भित्ति। सेल के मुख्यतः 3 कंपोनेंट बताए गए। कोशिका भित्ति मीन्स जिसको बोलते हैं क्या? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। दूसरी चीज बोली गई सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसे बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स कोशिका झिल्ली, मीन्स क्या बोला जाएगा? कोशिका झिल्ली। और तीसरी चीज होती है, और तीसरी चीज कही जाती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस मीन्स केंद्र। न्यूक्लियस होगा मीन्स क्या होगा? केंद्र। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, और क्या है? न्यूक्लियस मीन्स केंद्र। न्यूक्लियस क्या है? केंद्र है। चलिए अब इसके पहले पार्ट के बारे में जानकारी लेते हैं कि कोशिका भित्ति है। ठीक है, देखिएगा, बात समझिएगा। जैसे यहाँ को ये सेल है, ये क्या है? सेल है। ठीक, तो ये सेल का जो बाहरी आवरण है यही कोशिका भित्ति है। फिर इस सेल के अंदर एक दूसरा आवरण होगा, सेल के अंदर एक दूसरा आवरण होगा जो पोरस होगा। पोरस मतलब उसमें बहुत छोटे छोटे क्या होंगे? छिद्र होंगे, होल होंगे। तो उस दूसरे आवरण को कहा जाएगा क्या? कोशिका झिल्ली। और इसके अंतर्गत सेल के अंतर्गत फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होंगे। सेल के अंतर्गत क्या होंगे? फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होंगे, जो क्या कहलाएंगे? कोशिका द्रव्य कहलाएंगे, साइटोप्लाज्म। मतलब यदि बात करें तो सबसे बाहरी आवरण इसका सेल वॉल, और इस सेल वॉल के नीचे का आवरण क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन होगा इसके नीचे का आवरण। और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म है, मीन्स कोशिका द्रव्य है वो। और इसी में एक न्यूक्लियस होगा, इसी में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा। ठीक, केंद्रक के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोला गया क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में जो फ्लूइड मैट्रिक्स होंगे वो क्या होंगे? केंद्रक द्रव्य होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे वो। फिर इसी साइटोप्लाज्म के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयां होंगी, छोटे छोटे कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे इसमें, जो सेल के स्पेसिफिक फंक्शन को बताएंगे। मतलब उस सेल के कंपोनेंट होते हैं। इन सेल कंपोनेंट होंगे, सेल कंपोनेंट को कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल कंपोनेंट को क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनल्स मीन्स कोशिकांग बोलते हैं। कोशिकांग बोलते हैं। भाई हिंदी वाले कह रहे हैं कि हिंदी जरा बताइए, ध्यान दीजिए। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। चलिए हिंदी वाले समझ रहे हैं। सेल वॉल क्या है? कोशिका भित्ति है। सेल मेम्ब्रेन देख लीजिए यहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है। साइटोप्लाज्म
आपको पीछे बताया गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है। सेल कंपोनेंट में सेल ऑर्गेनल्स हैं जो क्या होंगे, कोशिकांग होंगे। और इसके अंतर्गत, इसी साइटोप्लाज्म के अंतर्गत कुछ सेल इंक्लूजन होंगे। सेल क्या होंगे, सेल इंक्लूजन होंगे, सेल इंक्लूजन होंगे। सेल इंक्लूजन मतलब कोशिका समावेशन, कोशिका समावेशन, कोशिका समावेशन, ठीक है, कोशिका समावेशन। तो एक तरीके से सिंपली हमने आपको सेल के कंपोनेंट्स बताने का प्रयास किया। देखिए सेल के बारे में बताया गया कि सभी सेल की निश्चित आकार नहीं होती है, कोई ओवल शेप्ड है, कोई स्फेरिकल शेप्ड है, इलिप्टिकल शेप्ड है, रॉड शेप्ड है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में जैसे बताया जाता है, न्यूरॉन सेल पेड़ की नुमा है संरचना होती है। तो लगभग शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं सबके अलग अलग आकार हैं, ठीक है, सबके अलग अलग क्या है, क्रियाएं हैं, सब अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो सेल का एक बाहरी आवरण सेल वॉल है जो सेल को किसी भी मैकेनिकल शॉक से, चोट चपेट से या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचाने का काम करता है। कौन, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल काम करता है, ठीक है। इस कोशिका भित्ति का काम है, समझिएगा। पहली चीज कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का काम क्या है कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण है, कोशिका का सुरक्षात्मक, कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण है। कौन है, कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण क्या है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल क्या है, कोशिका भित्ति होती है, ठीक। अब यदि कोशिका भित्ति के बारे में कहा जाए तो कहा जाता है कि जो कोशिका भित्ति होती है वह केवल पादप कोशिका, जीवाणु और कवक में होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति जो होती है मींस सेल वॉल, वो पादप कोशिका, जीवाणु और कवक कोशिका में होती है, ठीक। मींस कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, सेल वॉल किसमें पाई जाती है भाई, तो सेल वॉल पाई जाती है पादप में मींस प्लांट्स में, जीवाणु में पाई जाती है, जीवाणु में पाई जाती है, और किसमें पाई जाती है, कवक में, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो ऑल प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, ठीक है, और क्या है, फंजाई। बैक्टीरिया क्या है, फंजाई। दोस्तों क्लास समझ में आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। ऐसी ही चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आपसे, आपकी जानकारी के लिए हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। बस एक हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करिए हमारे साथ। तो सेल वॉल किसमें पाया जाएगा, पादप में मींस पौधों में, जीवाणु में और कवक में, प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई में सेल वॉल पाई जाती है। अब बात है कि प्लांट्स में, ठीक है, पौधों में ये सेल वॉल किसके बने होते हैं भाई, पौधों में पादप कोशिका में या सेलुलोज का बना होगा, ठीक है। प्लांट्स में जो सेल वॉल होंगे, प्लांट्स में जो सेल वॉल होंगे वो मेड अप किससे बने होंगे, सेलुलोज से, मेड अप ऑफ सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है भाई, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, जटिल शर्करा है। सेलुलोज एक क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, जटिल शर्करा, ठीक है। सेल वॉल, प्लांट के जो सेल वॉल होंगे वो सेलुलोज से बनेंगे, मेड अप ऑफ सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है, कॉम्प्लेक्स शर्करा होती है, एक जटिल शर्करा होती है, एक जटिल शुगर होती है, ठीक। फिर बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात की जाती है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल किससे बने होते हैं, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात की जा रही है, कहा जा रहा है मुकोपेप्टाइड्स,
ठीक है, किससे बने होंगे? मुकोपेप्टाइड्स, मुकोपेप्टाइड्स, ठीक है, किससे बने होंगे? मुकोपेप्टाइड से, मुकोपेप्टाइड, नोट करते रहिए, मुकोपेप्टाइड, ठीक है, मुकोपेप्टाइड से बने होंगे क्या? बैक्टीरिया के सेल वॉल, जीवाणु के सेल वॉल बने होते हैं किससे? मुकोपेप्टाइड से, ठीक है। फिर यदि बात करें कवक की, कि जो कवक का सेल वॉल होता है वो किसके बने होते हैं? तो कवक का सेल वॉल भी एक टफ कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होता है, ठीक, मींस फंजाई का जो सेल वॉल होता है, फंजाई का सेल वॉल, ठीक है, फंजाई का सेल वॉल जैसे कहा गया कि प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना है, बैक्टीरिया का सेल वॉल मुकोपेप्टाइड से बना है, लेकिन फंजाई का सेल वॉल ये भी एक कॉम्प्लेक्स शुगर, एक कॉम्प्लेक्स शुगर चिटिन से बना है, काइटिन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? काइटिन, लिख लीजिए, चिटिन ना लिखे, क्या लिखे? काइटिन से, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स शुगर किससे बना होता है? चिटिन से बना होता है। तो ये बात किसकी है? कोशिका भित्ति की, मतलब कोशिका भित्ति कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण है। कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु और कवक में पाए जाते हैं, मतलब कि जानवरों में, ठीक है, एनिमल्स में पादप कोशिका नहीं पाई जाती है, एनिमल्स में, जानवरों में पादप कोशिका नहीं पाई जाती है। पादप में, पौधों में एक आगे मेड ऑफ सेलुलोज का बना होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। बैक्टीरिया में या मुकोपेप्टाइड्स का बना होता है। कवक मींस फंजाई में या एक कॉम्प्लेक्स शुगर जिसको बोला जाता है काइटिन से बना होता है। क्लियर आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपको टॉपिक वाइज एक वन लाइनर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों, जो भी हमारे क्लास से जुड़े हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, उन सब के लिए हम ऐसी क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप हमको उत्साहित करिए, ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करिए। चलिए अगली जानकारी, ये तो इसकी बात हो गई कोशिका भित्ति की। अब दूसरी चीज है इसमें कोशिका झिल्ली, मीन्स इरेज करते हैं, कोशिका झिल्ली मीन्स सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली क्या कहा जा रहा है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। दूसरी चीज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मीन्स कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन मीन्स क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगा, ठीक है। अब देखिए जो कहा गया सेल वॉल के, ठीक है, सेल वॉल के कोशिका भित्ति के नीचे क्या होगा? प्रेजेंट होगा आपका, क्या चीज प्रेजेंट होगा भाई? कोशिका झिल्ली प्रेजेंट पाई जाएगी, ठीक है। सेल वॉल के नीचे क्या पाई जाएगी? कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। तो कोशिका झिल्ली का काम क्या है बताइएगा? कोशिका झिल्ली क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स का, एक तरीके से कहा जाता है कोशिका झिल्ली को प्रवेश द्वार बोला जाता है। कोशिका झिल्ली को क्या बोला जाता है? प्रवेश द्वार। कुछ गंदे पदार्थों को बाहर निकालने का काम करेगा, ठीक है, गंदे पदार्थों को बाहर निकालने का काम करेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को वो अंदर ले जाने का काम करता है कौन? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन की बात है तो सभी कोशिकाओं में, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, सभी कोशिकाओं में यह कोशिका झिल्ली प्राप्त होगी। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली प्राप्त होगी, ठीक है। यहाँ पर कोशिका झिल्ली, यहाँ पर इस टर्म का जो प्रयोग किया गया है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन टर्म का
जो प्रयोग किया गया वो कहा गया सबसे पहले नेगली एंड क्रेमर, ठीक है। कोशिका झिल्ली के बारे में नेगली एंड क्रेमर के द्वारा 1855 में बताया गया, ठीक है। कोशिका झिल्ली के बारे में नेगली एंड क्रेमर के द्वारा 1855 में बताया गया, ठीक। ये क्या है, यह यदि इसको डिफाइन करना चाहे तो लिखिएगा, इट इज ए वेरी थिन, बहुत पतली, इट इज ए वेरी थिन, ठीक है। इलास्टिक होगा, वेरी थिन, इलास्टिक लीविंग, वेरी थिन इलास्टिक लीविंग एंड सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, एंड selectively permeable membrane, ठीक। It is a very thin, elastic, living and selectively permeable membrane है कोशिका झिल्ली। मतलब कुछ आवश्यक चीजों को परमेएबल मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य मतलब थोड़ा बहुत इससे मटेरियल अंदर बाहर होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इस कोशिका झिल्ली से मटेरियल क्या होगा, अंदर बाहर होगा। फिर एक जानकारी और नोट करिएगा, इसी से जुड़ा हुआ एक जानकारी और, कहा जा रहा है कि सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल बताया गया, सेल मेम्ब्रेन। क्या दिया गया इनके द्वारा बताया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल, सिंगर एंड निकोलसन 1972 में इनके द्वारा क्या बोला गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको एक तरीके से कहा गया है प्रोटीन, बोला गया क्या, प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड्स, दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन 1972, सिंगर एंड निकोलसन 1972 में इन्होंने क्या दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और इसी को दूसरी